इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB द्वारा 4th ग्रेड एग्ज़ाम 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जून माह में टोटल 21 एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए हैं। इन 21 परीक्षाओं में हर भर्ती के सिलेबस में जीके भी थी, कंप्यूटर भी थी, साइंस भी थी और हिंदी भी थी। तो मैं आपको इस सीरीज में टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन इन 21 परीक्षाओं में पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस, हिंदी और इसके अलावा लाइब्रेरियन और पटवारी एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन ऐड करके सीरीज करवाने जा रहा हूं, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको जीके के, कंप्यूटर के, हिंदी के ऑलरेडी करवा चुका हूं पटवारी की सीरीज में। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको जून के 21 परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। डेली ये क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। कल से ही ये क्लास शुरू हुई थी, आज इसका दूसरा पार्ट है। कल वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। आपका दो ही काम है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना क्लास के बाद क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें मोटिवेट मिलता है, हमें पता चलता है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और एग्जाम तक हम आपके लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। अन्यथा हमको लगेगा कि आपको ये सीरीज पसंद ही नहीं आ रही है, हम ऐसे ही चालू करके बैठे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पब्लिक हेल्थ केयर एग्जाम में पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के क्वेश्चन। कल की वीडियो में मैंने आपसे ANM परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन की बात की थी। 4th ग्रेड में भी क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कंप्यूटर में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। एक साइबर अपराधी क्रिमिनल द्वारा वायरस और अन्य मेलवेयर फैलाने का उद्देश्य क्या है? इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक साइबर अपराधी होता है, वो आपको मालूम होगा कंप्यूटर में वायरस फैलाता है या फिर अन्य मेलवेयर फैलाता है। उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? सिस्टम सुरक्षा को सुधारना, ब्लैकमेलिंग और उगाही के लिए निजी और गोपनीय डेटा चुराना, सिस्टम की कमजोरियों को ठीक करना, संगठनों को खोई हुई डेटा की रिकवरी में मदद करना। अब आपको मालूम है क्रिमिनल होगा, अपराधी होगा तो वो कोई डेटा ही चुराएगा या ब्लैकमेलिंग ही करेगा, वो क्यों सिस्टम को सुधार करेगा या फिर कमजोरियों को ठीक करेगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नीचे दिए गए 4 में से 3 डिवाइस लोकेटर डिवाइस श्रेणी में आते हैं केवल एक को छोड़कर। लोकेटर डिवाइस यानी कि आपको कंप्यूटर में कहीं पर भी किसी भी स्थिति पर जाना है तो वो पहुंचाता है, या जिसे आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। तो किस एक को छोड़कर बाकी सभी आपके लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में आता है? तो आपको वो एक कौन सा छोड़ना है? आपके पास ऑप्शन है टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटाइजिंग टैबलेट या जॉयस्टिक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक सीपीयू में किसका उपयोग तेज प्रोसेसिंग के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है रैम, हार्ड ड्राइव, रोम, कैश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक सीपीयू में कैश का उपयोग तेज प्रोसेसिंग के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक बार जब आप वार्म डिस्क पर डेटा लिखते हैं तो यह एक किसके तरह व्यवहार करता है? डीवीडी, ईओ डिस्क, रैम या सीडी रोम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, एक बार जब आप वार्म डिस्क पर डेटा लिखते हैं तो ये एक सीडी रोम के तरह व्यवहार करता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लैश EEPROM पारंपरिक EEPROM से डेटा मिटाने में कैसे भिन्न है? ये एक बार में 1 बाइट मिटाता है, ये एक ब्लॉक या पूरे चिप को एक साथ मिटाता है। इसे मिटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है, एक बार लिखे जाने के बाद इसे मिटाया नहीं जा सकता है। तो आपके जो फ्लैश EEPROM है ये आपके EEPROM से डेटा मिटाने में कैसे भिन्न है? क्योंकि ये आपके पूरे चिप को एक साथ मिटाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 नैनो सेकंड का मान सेकंड में कितना होता है? 10 की पावर -3 सेकंड, 10 की पावर -6 सेकंड, 10 की पावर -9 सेकंड, 10 की पावर -12 सेकंड। तो नैनो सेकंड यानी 10 की पावर -9 सेकंड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक उपयोगकर्ता ईमेल पर नहीं कर सकता है? फाइलों को अटैच करना, ड्राफ्ट को सेव करना,
BCC भेजना यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजना, प्राप्त ईमेल को सेंट फोल्डर में सेव करना। तो एक उपयोगकर्ता ईमेल पर क्या नहीं कर सकता है, वो प्राप्त ईमेल को सेंट फोल्डर में सेव करना नहीं कर सकता है। बाकी फाइलों को आप ईमेल में अटैच कर सकते हैं, ड्राफ्ट को भी सेव कर सकते हैं और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेज सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपयोगकर्ताओं को ऐसे प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है जो वास्तविक भौतिक मेमोरी से बड़े होते हैं। जॉब शेड्यूलिंग, टाइम शेयरिंग, वर्चुअल मेमोरी, मल्टी शेयरिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी उपयोगकर्ताओं को ऐसे प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है जो वास्तविक भौतिक मेमोरी से बड़े होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार के सेल संदर्भ कौन से हैं? स्थिर और गतिशील, सापेक्ष और निरपेक्ष, स्थिर और लचीला, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सेल संदर्भ दो प्रकार के, एक है सापेक्ष और दूसरा है निरपेक्ष, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो साइंस से एक क्वेश्चन है कि HIV है ये किसके द्वारा नहीं फैलता है? क्योंकि आपको मालूम होगा साइंस में रोग भी आपके टॉपिक में है। तो माता से बच्चे में, हाथ मिलाने से, रक्त लेन देन से, संभोग से। तो HIV किसके द्वारा नहीं फैलता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथ मिलाने से HIV नहीं फैलता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुमन पहल है ये महिलाओं के लिए सम्मानजनक और गरिमामय देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो इस पहल को कब शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है 10 जुलाई 2019, 10 अगस्त 2019, 10 सितंबर 2019, 10 अक्टूबर 2019। तो सुमन पहल को 10 अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए डेली ये सीरीज इस समय कंटिन्यू रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में महासागरों की क्या भूमिका है? यह वातावरण में CFC का स्तर कम करते हैं, ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं, सौर ताप को रोकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन है कि किस देश ने दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत भारत के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रखंड को रद्द कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, UK, USA, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड देश ने दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत भारत के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रखंड को रद्द कर दिया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, अब जीके के क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइंस का क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है स्थितिज ऊर्जा mgh होती है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब कण निरंतर गतिशील किस में होते हैं? गतिज ऊर्जा में। और गतिशील किस में नहीं होते हैं? स्थितिज ऊर्जा में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी का क्वेश्चन है आपके सामने, कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? विस्तार, संक्षेप, थोक, खुदरा, पुरस्कार, परितोष, द्रुत, मंथर। तो इसमें जो पुरस्कार का परितोष दे रखा है ये आपका सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दे रखे हैं वो सभी सही है, कि संक्षेप का विस्तार सही है, थोक का खुदरा सही है, द्रुत का मंथर भी सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुरस्कार का सही विलोम शब्द क्या होगा, क्योंकि कुछ आप कमेंट बॉक्स में आपसे पूछे जाएंगे तभी आप कमेंट करोगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लगभग वो चिकित्सा से फील्ड है, ये साइंस का भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है इतना। निम्न में से कौन सी असंक्रमित बीमारी है? मलेरिया, क्षय रोग, कैंसर, माता, यानी जिसे चेचक भी कहा जाता है। असंक्रमित बीमारी वे होती है जो फैलती नहीं है, एक से दूसरे में फैलती नहीं है। तो इसमें आपका कैंसर हो जाएगा
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, उसे कहते हैं असंक्रमित बीमारी। और संक्रमित यानी कि जो एक से दूसरे में फैलती है, जैसे मलेरिया हुआ, क्षय हुआ, जुकाम हुआ, माता हुई। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एनएचएम के क्वेश्चन, सब्जेक्ट की क्वेश्चन है, एक दो बीच में। जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। आयुष्मान भारत के तहत पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कब शुरू किया गया था? फरवरी 2018, अप्रैल 2018, अक्टूबर 2018, दिसंबर 2018। राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2018, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संक्रामक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है वो क्या कहलाती है? नेत्र संक्रमण, अस्पताल से प्राप्त संक्रमण, जूनोसिस, वर्टिकल संक्रमण। तो जूनोसिस कहा जाता है वे संक्रामक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगी स्वास्थ्य सुधार का विश्लेषण किस मापदंड के अंतर्गत आता है? संरचनात्मक, प्रक्रिया, परिणाम, योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोगी स्वास्थ्य सुधार का विश्लेषण परिणाम मापदंड के अंतर्गत आता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हिंदी का क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा वर्ड है वो अशुद्ध है। मानवीकरण एकदम सही लिखा हुआ है, शारीरिक भी सही लिखा हुआ है, आजीविका भी सही लिखा हुआ, लेकिन परीक्षित है ये गलत लिखा हुआ। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? उद प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस चारण। तो इसमें भी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि उत प्लस चारण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शब्द युग्म का क्वेश्चन है कि जलद, जलज और जलद शब्द युग्म का अर्थ क्या है? बादल कमल, कमल बादल, संसार बादल, बादल संसार। पहले लिखा हुआ है जलज, तो जलज का अर्थ क्या हुआ? कमल, और दूसरा है जलद, जलद का अर्थ बादल। तो पहले कमल आएगा फिर बादल आएगा, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं आप जल्दबाजी में ए करेक्ट को ना मान ले, क्योंकि यहाँ शब्द युग्म में जो पहले वर्ड दे रखा है उसका पहले बताना है, जो बाद में दे रखा है उसका बाद में बताना है। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है? प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रस्थान, प्रचार। तो आपको मालूम होना चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय में जब हम टुकड़े करते हैं तो जो अलग होता है शब्द उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो हमने सही टुकड़ा किया, अन्यथा हमने सही नहीं किया। अब प्रचार प्र प्लस सार होता है, ये सही है। प्रस्थान प्र प्लस स्थान होता है, ये भी सही है। प्रचार प्र प्लस चार होता है, ये भी सही है। अब अगर मैं प्रत्यक्ष में प्र को अलग कर दूं तो त्यक्ष का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अगर मैं इसे लिखूं प्रति प्लस अक्ष, तब अक्ष का अर्थ निकलता। तो इसमें तो आपका उपसर्ग प्रति हो गया, और क्वेश्चन में पूछा गया कि प्र उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समास के सही विकल्प को सुमिलित करके आपको करेक्ट आंसर बताना था। इसमें आजीवन में कौन सा समास होगा? आजीवन आ उपसर्ग अव्ययभाव समास, जिसमें उपसर्ग लगता है उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। रतन जड़ित। अब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में अगर समय बचाना चाहते हो तो इसमें आपको आगे चेक भी नहीं करते तो भी आपका सॉल्व हो जाता है। कैसे कि आपने देखा कि पहले का चौथा, अब ऑप्शन में देखोगे फिर पहले का चौथा आपको सी में ही देखने को मिला, तो आगे चेक भी नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना समय है वो एग्जाम में बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें सभी चेक करने, क्या पता कौन सा एग्जाम में अगला पूछ ले। तो रतन जड़ित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। पंचतंत्र में द्विगु समास, यस अपयस में द्वंद्व समास। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया है आपके सामने कि अशुद्ध वाक्य रचना को चुनिए। कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है? पहला है कि गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, इस समस्या का हल उसके पास है, वे रेडियो पर बोल रहे थे, हिंदी के प्रचार में अब भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही है। आपको अशुद्ध वाक्य पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि अजीब सा लग रहा है, जब पढ़ते हैं तो जो अजीब लगे वही आपका अशुद्ध होता है। चींटी के पर निकल आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्लज व्यक्ति, मृत्यु के निकट आना, अनुनय, विनय करना, या ठग लेना। यानी कि मृत्यु के निकट आना, चींटी के पर निकल आना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हिंदी के क्वेश्चन। एक साइंस का क्वेश्चन है, सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रीनल सिंड्रोम, सब एक्यूट रेसिपिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रीनल सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेसिपिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साइंस का कि हड्डी की कठोरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम डाइसल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो हड्डी की जो कठोरता है वो मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रॉयड के घटक कौन से हैं? वायु जल मिट्टी, वायु जल तापमान, एजेंट होस्ट पर्यावरण, एजेंट होस्ट तापमान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एजेंट होस्ट और पर्यावरण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आमाशय रस का अत्यधिक अम्लीय पीएच किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आमाशय रस का जो अत्यधिक अम्लीय पीएच है वो HCl के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले लसिका का दे रखा है, लसिका में आपका हो जाएगा लसिका का छनन, यानी कि सी, सॉरी, सबसे पहले लसिका दे रखा है, लसिका का छनन नहीं है, इसमें हो जाएगा, इसमें लिम्फोसाइट होते हैं, यानी कि बी। इसके बाद दे रखा है लसिका केशिकाएं, लसिका केशिकाएं में हो जाएगा अंतरालीय स्थान में अंध अंतर्नलिकाएं, यानी कि डी। लसिका गांठ में हो जाएगा लसिका का छनन, सी। प्लिया का हो जाएगा सबसे बड़ा लसिका अंग, यानी कि ए। तो BDCA करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, भारत, जर्मनी, अमेरिका। तो WHO का जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? DPT, BCG, MMR, हेपेटाइटिस ए। जन्म के समय जो टीका दिया जाता है वो है BCG, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखे शारीरिक गुहाओं का आपको मिलान करना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है कपाल गुहा, कपाल गुहा में हो जाएगा दिमाग शामिल, श्रोणी गुहा में हो जाएगा प्रजनन तंत्र के अंग, वक्ष गुहा में हो जाएंगे फेफड़े और हृदय शामिल, और उदर गुहा में हो जाएगा पेट और आंतें शामिल। CDAB, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वृद्धि और विकास के लिए कौन सा सिद्धांत सही है? ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड स्तर है, दूसरे साइड लक्षण है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। रासायनिक स्तर, तो रासायनिक स्तर में आपका हो जाएगा परमाणु और अणु, यानी कि बी। कोशिका स्तर में आपका हो जाएगा शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका, ए। उत्तक स्तर में आपका हो जाएगा कोशिकाओं का समूह, यानी कि डी। अंग स्तर में आपका हो जाएगा विभिन्न प्रकार के उत्तकों का एक साथ जुड़ना, सी। अंग प्रणाली स्तर में हो जाएगा संबंधित अंग एक सामान्य कार्य के साथ, एफ। और संगठनात्मक स्तर में आपका हो जाएगा शरीर के सभी भाग एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा BADCFE, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही ये जल्दी सॉल्व होने वाला था। आपको क्या करना था, पहला चेक किया रासायनिक स्तर परमाणु और अणु, यानी कि पहले का बी, तो आप फिर पहले आ जाइए ऑप्शन में। जब आप ऑप्शन देखोगे पहले का बी ए किए तो आगे इतना आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका एग्जाम में समय भी बच जाएगा। कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सत्यापन ये दे रखा है कि CPU मेमोरी के साथ एड्रेस कंट्रोल और डेटा बसों के माध्यम से संचार करता है जिससे एक सिस्टम बस बनती है, एकदम सही है। कारण बता रहा है कि सिस्टम बस ये सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक स्वतंत्र रूप से काम करें बिना किसी आपसी इंटरकनेक्शन के, ये गलत है। यानी कि सत्यापन तो सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है कि एक्सेस डेटाबेस से अच्छी तरह से स्वरूपित और प्रिंट करने योग्य डेटा की अपेक्षा करने के लिए हम उपयोग किसका कर सकते हैं? तालिका, क्वेरी, फॉर्म,
रिपोर्ट। तो एक्सेस डेटाबेस से अच्छी तरह से स्वरूपित और प्रिंट करने योग्य डेटा की अपेक्षा करने के लिए हम रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाली है। विधान है कि कभी भी पायरेटेड या अनाधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें, इसके बजाय फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। निष्कर्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त विधान से निकाला जा सकता है। पहला है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग अवैध है, ये बात सही है। FOSS पायरेटेड सॉफ्टवेयर का एक सुरक्षित विकल्प है, ये भी बात सही है। लाइसेंस प्राप्त या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। जब सभी सही है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन आएंगे आपके आगे आ जाएंगे, अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन और आए हैं वापस से। प्रस्तावना निष्कर्ष दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। प्रस्तावना है कि एक वीडियो डिजिटाइजर वास्तविक जीवन दृश्य से छवियां कैप्चर करने के लिए एक आदर्श उपकरण है जिन्हें कंप्यूटर काम में समाहित किया जा सकता है। निष्कर्ष फर्स्ट है कि कैप्चर की गई छवियां फिर कागज पर ट्रांसफर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। निष्कर्ष सेकंड है कि इसके साथ एक तेज कंप्यूटर और बड़ी मेमोरी क्षमता की भी आवश्यकता होती है। निष्कर्ष सेकंड भी सही है। जब दोनों निष्कर्ष मान्य है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट यूनिट परिणामों को बाहरी दुनिया तक पहुंचाती है, कथन सही है। कारण है कि आउटपुट यूनिट कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कोडेड परिणामों को मानवीय पठनीय रूप में परिवर्तित करती है, कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कथन है कि मेल मर्ज का उपयोग लिफाफों के लेबल सेट बनाने के लिए किया जा सकता है। कारण है कि लेबलों पर रिटर्न एड्रेस एक ही होता है, लेकिन गंतव्य का एड्रेस प्रत्येक लेबल के लिए अलग होता है। कथन भी सही, दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विटामिन को कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? साइंस का क्वेश्चन है। वसा घुलनशील विटामिन, जल घुलनशील विटामिन, वसा और जल दोनों घुलनशील विटामिन, खाद्य पदार्थ घुलनशील विटामिन। तो ये मैंने आपको कल भी करवाया था कि विटामिन दो टाइप के घुलनशील होते हैं, एक वसा में होते हैं और एक जल में होते हैं। जल में विटामिन कौन से घुलनशील होते हैं? बी और सी। और वसा में कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। वसा घुलनशील विटामिन और जल घुलनशील विटामिन दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय घाव भरने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सूजन चरण आता है, फिर उसमें वर्दी होती है, फिर वो परिपक्वता, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड है, ये भी जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए ज़रूर। दायां आलिंद में आपका आ जाएगा, जो दाईं साइड आपका आलिंद होता है उसमें ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करना, वो आपके ऑक्सीजन रहित रक्त है वो प्राप्त करता है। बायां निल्ले जो हैं वो आपके ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है। फुफ्फुसीय वॉल है, यह आपके दाएं निल्ले में रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है। और फुफ्फुसीय धमनी है, यह आपके ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। तो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, ए, डी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आए आपके जीके के क्वेश्चन। जीके से क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वतंत्रता के प्रमुख अंग कौन से बन गए थे? दराती चरखा, गांधी टोपी खादी, चरखा तिरंगा झंडा, स्लोगन हड़ताल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी टोपी और खादी ये स्वतंत्रता के प्रमुख अंग बन गए थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? दद्दीमती माता का मेला गोट मंगलोद, दुलेव का मेला केसरिया जी, भरतहरि का मेला करौली, शिवरात्रि का मेला एकलिंजी। तो इसमें भरतहरि का मेला करौली दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि आप सभी को मालूम है भरतहरि का मेला कहाँ पर लगता है? अलवर में। शिवरात्रि का मेला एकलिंजी सही है, दुलेव का मेला केसरिया जी सही है, दद्दी माता गोट मंगलोद भी सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर निर्मित है? सतलज, गंगा, महानदी, कोसी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध आपके महानदी नदी पर है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल 65 पे ये किस्म किसकी है? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल 65 आपके गेहूँ की किस्म है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? सांता क्रूज, कोचीन, कांडला, चेन्नई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में कांडला में स्थापित हुआ था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना था जो राष्ट्रीय औसत से कितना ज़्यादा या कम था? 88.18 किलोमीटर, 88.18 किलोमीटर ज़्यादा या कम, 98.18 किलोमीटर कम या 98.18 किलोमीटर ज़्यादा। तो मार्च 2023 की यहाँ बात की जा रही है। राजस्थान में जो सड़कों का घनत्व था वो आपके 88.18 किलोमीटर कम था, यानी कि ए आपका राष्ट्रीय औसत से कम था और वो कितना था? 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाती है? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपके एक तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, बिहार नहीं होगा, फिर हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। दूसरे के अलावा सब सही है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं वो आपको बतानी है इसमें से। तो पहला दे रखा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम सही है। वो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है, ये भी सही है। वो किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की राय में उम्मीदवार एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, ये सही नहीं है। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 55 वर्ष, ये भी गलत है। तो ए, बी, सी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर मुख्य प्रभाव क्या है? प्रजातियों की विविधता में वृद्धि, आवासों की हानि, बीमारियों में कमी, पर्यावरण प्रदूषण में कमी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर जो मुख्य प्रभाव है वो आवासों की हानि है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जून माह में पूछे गए क्वेश्चन, जीके, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के क्वेश्चन हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जब भी मैं डेली इस समय ये क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस सीरीज़ में मैं आपको टोटल जून मंथ में 21 पेपर हुए थे वो, इसके बाद पटवारी के 2 पेपर 2 शिफ्ट में हुए और एक लाइब्रेरियन, टोटल 3, यानी कि लगभग आपके 25 पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और उससे पहले यानी कि जनवरी से लेकर मई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं और वो मैं आपको पटवारी की सीरीज में करवा चुका हूं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद जून जुलाई अगस्त वाले क्वेश्चन भी इस सीरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।